नमस्कार। वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने संक्षेपण के रूल, संक्षेपण की परिभाषा, संक्षेपण क्या होता है और संक्षेपण के गुण क्या होते हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें संक्षेपण क्या होता है और संक्षेपण की क्वालिटी क्या होती है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रेसिज राइटिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिज राइटिंग, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपने नहीं देखी है पहले उसको देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पर हम संक्षेपण के नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उन नियमों के बारे में जिनको अगर बढ़िया से समझ गए तो संक्षेपण में 80% नहीं 100% भी मार्क्स मिलते हैं। सो इसलिए अगर संक्षेपण में 100% मार्क्स चाहिए तो इन नियमों को समझना भी पड़ेगा और इन नियमों को आत्मसात भी करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं संक्षेपण के नियम। मूल संदर्भ को, पहला रूल समझिए। पहला रूल ये है कि मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बहुत केयरफुल रीडिंग की आवश्यकता है। इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि संक्षेपण जो है सरल कार्य नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, एक ये मेंटल एक्सरसाइज है, जटिल प्रक्रिया है। और इसके लिए सबसे जरूरी जो आयाम है वो है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आपका है तो आपका संक्षेपण बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर समय का प्रेशर आ गया, कोई मन में दूसरा चिंतन आ गया, कोई घर की बात याद आ गई, कोई ऑफिस की बात याद आ गई, कोई इधर उधर भाव घूमने लगे, किसी सपना की बात याद आ गई, मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान विकेंद्रित हो गया। सो मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट ना हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पैरा पढ़े और फर्स्ट पैरा का लिखना शुरू कर दिए। फर्स्ट पैरा में अगर 15 सेंटेंस है, उसका 1/3 5 सेंटेंस होता है, लिखना शुरू कर दिए। गलत हो गया, अभी तक आप मूल तक पहुंचे नहीं है। सो तब तक लिखना प्रारंभ न करें जब तक उसके संपूर्ण भाव आपको स्पष्ट न हो जाए। और इसके लिए आवश्यक यह है कि जो मूल अवतरण है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको कम से कम 3 बार पढ़िए। आप चाहे कितने भी स्कॉलर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े भाषाविद क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि संक्षेपण में पूर्णता आए, संक्षेपण में आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले। हम हाईएस्ट मार्क्स पर बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ये हाईएस्ट मार्क्स है जो आपको मेरिट में काम आने वाला है। ये मेरिट में बहुत डिफर करने वाला है। अगर 100 मार्क्स का, चलिए अगर 50 मार्क्स का भी प्रेसिज राइटिंग हो, किसी को 10 मार्क्स मिलते हैं और किसी को 45 मार्क्स मिलते हैं, 35 मार्क्स का डिफरेंस कहां से पैट करेंगे सामने वाला? कोई नहीं कर सकते। इसलिए इसमें आपको हायर मार्क्स लाना है और उसके लिए क्या करना है कि संपूर्ण भाव स्पष्ट होना चाहिए। और जब तक संपूर्ण भाव स्पष्ट न हो तब तक लिखना प्रारंभ न करें। इसलिए मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ने की आदत डाल लें। मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद 3 बार आपने पढ़ लिया, मूल का भाव आप समझ गए, तो रूल 2 आ गया। रूल 2 में है कि मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, आवश्यक वाक्यों तथा आवश्यक वाक्य खंडों, क्या क्या? आवश्यक शब्दों, आवश्यक वाक्यों एवं आवश्यक वाक्य खंडों, इनको रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। यहां से आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है। जो 3 बार आपने पढ़ा था वो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस था। 4th टाइम जब आप चल रहे हैं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स,
इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस एंड इम्पोर्टेंट क्लॉसेस, इनको आप अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। जिनका मूल विषय से सीधा संबंध है, इधर उधर की चीजें नहीं, जिनका वैसे ही शब्दों का वैसे ही वाक्यों को रेखांकित करें, जिनका मूल विषय से सीधा संबंध है, अथवा जिसका भाव और विचार, जिनका भाव और विचारों की अन्विति में विशेष महत्व, हेल्पफुल हो उस भाव में, इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने ना पाएगा। पहले आप बढ़िया से उसको समझ लेंगे और उसके बाद से अंडरलाइन करेंगे, कुछ नहीं छूटता। और अगर पहले से नहीं समझे हैं तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक 3 बार पढ़ना है। जब ये पठन का काम हो जाए और समझ में आने लगे, चौथी बार अगर आवश्यकता हो तो भी पढ़िए। हमें पता है समय कम मिलता है, इसीलिए तो एक्सरसाइज करने के लिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है। सो एक बार मूल भाव जब समझ में आ जाए, तब जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इम्पोर्टेंट क्लॉसेस हैं, जो उस मटेरियल के मूल भाव को इंगित करते हैं, उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 3, संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। संक्षेपण क्या है? जो मूल संदर्भ है उसका संक्षिप्त रूप है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें अपनी ओर से हम किसी प्रकार की टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रत्यालोचना न करें। हाँ जी, अगर लेखक कहता है कि एक दिन में 5 रसगुल्ले खाने चाहिए और 10 काजू कतली खानी चाहिए, आप खाएं चाहे ना खाएं, आप डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, आपको स्वीट पसंद आता हो चाहे ना आता हो, आपको उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, टीका टिप्पणी नहीं करनी है, कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं। ये नहीं लिख देंगे कि अरे पागल आदमी हो गया क्या, 10 अगर काजू कतली खाएंगे तो 30 साल क्या 25 साल में ही डायबिटिक हो जाएंगे। अपने तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। आप उस अंश का सारांश संक्षेपण करने जा रहे हैं जो अंश किसी और का है, जो भाव किसी और का है, आपको सिर्फ उसका संक्षेपण करना है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रत्यालोचना न हो। संक्षेपण के लेखक को न तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है, ध्यान देंगे आप। संक्षेपण के जो लेखक हैं, अगर किसी प्रकार के जो पहले का जो मटेरियल मिला है, सब्सटेंस मिला है, संदर्भ मिला है, उसके संदर्भ का मतवाद का, उसके खंडन का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। वो अगर उसमें लिखा है कि सूर्य पश्चिम में उगते हैं तो हमें उसी का संक्षेपण करना है। अपने तरफ से ज्ञान नहीं देना है कि नहीं नहीं ये गलती लिख दी है, सूर्य पश्चिम से नहीं उगते, सूर्य पूरब से उगते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, संक्षेपण वाला फैक्ट देगा, कोई इल्यूजिव थिंग नहीं देगा। वो तो मटेरियल ही ऐसे पकड़ के रखते हैं जो प्रासंगिक हो। सो वो किसी प्रकार का एंटी यूनिवर्सलिटी नहीं देंगे। जो सार्वभौम सत्य है उसके खिलाफ वो जनरली नहीं जाते हैं। बट समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा जो मूल संदर्भ कह रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है। अगर उसमें जो मतवाद है उसी मत के अनुसार हमें चलना है। उसके मत का खंडन करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, नहीं अधिकार उसके मत का खंडन करने का, और नहीं अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। उसे तो मूल के भावों अथवा विचारों के अधीन रहना पड़ता है और उन्हें ही संक्षेप में लिखना पड़ता है। अपनी मजबूरी तो समझ लीजिए, आप संक्षेपण लिखने जा रहे हैं। यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। ओरिजिनल स्टोरी इज ऑलरेडी गिवन टू यू। यू आर गोइंग टू राइट ओनली प्रिसाइज राइटिंग। आपको सिर्फ प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है, संक्षेपण करना है। मूल आपको लिखना है कहीं और लिखिए। यहां पर आपको मूल लिखने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सो इसमें किसी मतवाद का खंडन नहीं करना है, अपने तरफ से कोई विचार जोड़ने ही नहीं है।
जो आपको विचार दिए गए हैं उसी विचारों के अधीन रह करके अपना संक्षेपण करना है, राइट। चौथा रूल, संक्षेपण का जो चौथा नियम है, संक्षेपण को अनंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जो हमने अंडरलाइन किए थे, अंडरलाइन जितने वर्ड किए थे, सेंटेंस किए थे, क्लॉजेस किए थे, शब्द किए थे, वाक्य किए थे, वाक्यांश किए थे, उनको 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 लेकर के एक ड्राफ्ट बनाना है। फाइनल नहीं, ड्राफ्ट बनाना है, क्योंकि अभी रिफाइनमेंट बाकी है। बहुत लोग सीधे वो जो रेखांकित किए गए, अंडरलाइन किए गए, उसको उठा करके डाल दिए, हो गया फाइनल। भाई गड़बड़ हो गया। अभी आपका ड्राफ्ट है और इस लेवल पे आपको और भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो जो आपने अंडरलाइन किया था, रेखांकित किया है, उसकी आपको रूपरेखा बनानी है, उसका ड्राफ्ट बनाना है। फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन करना चाहिए। ड्राफ्ट आपका बन गया। ड्राफ्ट बनने के बाद से आप देखिए कोई भाव छूट तो नहीं है रहे हैं, मेरे तरफ से कुछ जुड़ तो नहीं रहे हैं, भाषा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, क्रमबद्धता हो रही है कि नहीं, इन सबको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख करके उसमें संशोधन करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में, मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में अगर आवश्यक हुआ तो परिवर्तन किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ विचारों की क्रम अवस्था में। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा हुआ हो उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए। ये उनके लिए लेसन है जो फर्स्ट पैरा को सबसे ऊपर लिखेंगे संक्षेपण, सेकंड पैरा का संक्षेपण उसके बीच में लिखेंगे, लास्ट पैरा का संक्षेपण लास्ट में लिखेंगे। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट नेसेसरी। भाव आनी चाहिए और भाव को लाने के लिए, क्रमबद्धता को लाने के लिए अगर जरूरी हो तो क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। लेकिन क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करते समय हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि उसमें विचारों की तारतम्यता बनी रहे, रिलेवेंसी बनी रहे, सीक्वेंस बने रहे, लॉजिक बने रहे। ऐसा मालूम हो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ है। इसी को कहते हैं भाषा प्रवाह। भाषा में प्रवाह तभी आएगी जब लगेगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से सीधे जुड़ा हुआ है, फेविकोल से जुड़ा हुआ है। ये ओरिजिनल कृति है संक्षेपणकर्ता की, संक्षेपक की। ये कहीं से चुराई गई कृति नहीं है, ये किसी फैक्ट का संक्षेपण नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। तो इसलिए उसकी जो अंतिम रूपरेखा जो देनी है उसको अमेंडमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्रमबद्धता उसमें ध्यान देना पड़ता है और सेंटेंस जो हो सीधे कनेक्टेड हो इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। पांचवा रूल, संक्षेपण के पांचवें रूल, जो रूपरेखा, जो ड्राफ्ट हमने बनाया है उसको अंतिम रूप देने से पहले उसे एक दो बार ध्यान से पढ़ना भी है। हमने ड्राफ्ट जो बनाया है किस लिए बनाया है? रिफाइन करने के लिए ना। तो रिफाइन तो हम तभी करेंगे जब उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सो इसलिए उसे एक दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूटने न पाए। जहां तक हो सके वह अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए। वैसे एग्जामिनर दे दिया है कि 1/3 होना चाहिए तो 1/3 होना चाहिए। यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित हो, एग्जाम में निर्धारित होता है क्लियरली, या तो 1/3 लिखेंगे और नहीं तो जितना भी वर्ड है उसका 1/3 करके वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन कर देते हैं। और यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपने देखा ही है, उसमें तो कॉलम बने होते हैं, गिनने की जरूरत नहीं है, कॉलम अपने आप ही गिन रहा है कितना आपका वर्ड हुआ। सो यदि शब्द संख्या पहले से निर्धारित हो तो यह प्रयत्न करना चाहिए
कि संक्षेपण में उस दिशा निर्देश का पालन किया जाए। नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल ये है कि सामान्यतया उस मूल संदर्भ का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण का ये एक विशेषता हमने पढ़ा था, ये उसके गुण के बारे में हमने पढ़ा था कि सामान्यतया संक्षेपण के जो संक्षिप्त रूप होगा, जो मूल संदर्भ है उसका जो संक्षेपण होगा वो लगभग 1/3 होना चाहिए। 1-2 वर्ड ऊपर नीचे चलेंगे। सो इसलिए शब्दों की क्रमबद्धता भी देखनी है, कोई आवश्यक विचार छूट न पाए उनकी भी देखनी है, संक्षिप्तता भी देखनी है, और अगर कोई डायरेक्शन है कि इसमें इतने ही वर्ड होनी चाहिए, उस डायरेक्शन को भी फॉलो करने हैं। सिक्स्थ रूल क्या है? अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना है। व्याकरण का सामान्य नियम क्या है जी? राम विद्यालय जाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट पहले आएगा। इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? राम विद्यालय जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है पहले आ गया, वर्ब जो है लास्ट में आया, कर्म जो है बीच में आया। अगर इंग्लिश में होगा तो राम इज गोइंग, राम गोज टू स्कूल कर लीजिए, राम इज गोइंग टू स्कूल कर लीजिए। इन बोथ कंडीशन वर्ब के साथ सब्जेक्ट के बगल में वर्ब खड़ा है, उसके बाद बाकी, तो ये इसको क्रमबद्धता कहते हैं। संस्कृत में कोई क्रमबद्धता नहीं है। रामः गच्छति सही है और गच्छति रामः सही है, रामः विद्यालयम गच्छति सही है और रामः गच्छति विद्यालयम सही है, और विद्यालयम गच्छति रामः सही है, और गच्छति रामः विद्यालय सही है। संस्कृत में सीक्वेंस का रूल नहीं है, बाकी हर भाषा में सीक्वेंस का रूल होता है। सो संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना है। उसके बाद से जो 7th रूल है उसके अनुसार सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक देना है। ये देखिए एक अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया। कई बार हम क्या करते हैं, पहले ही सब्जेक्ट मैटर दे देते हैं। आपको शीर्षक जब भावों का संक्षेपण हो जाए, जब भाव समझ जाए, विचार समझ जाए, संक्षेपण हो गया, संक्षेपण को पढ़ लीजिए और संक्षेपण को पढ़ने के बाद शीर्षक देना चाहिए। ये और बात है, ये और बात है कि मनन चिंतन को एकाग्रचित करने के लिए, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए अगर पहले भी हम शीर्षक अपने मन में बैठा लेते हैं तो ये गलत नहीं है। समझने के लिए आसानी भी हो जाती है कि शीर्षक क्या है। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखता हो। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। शीर्षक हमें देना है, उपयुक्त शीर्षक देना है, जो हमने संक्षेपण किया उसके भावों को ध्यान में रख करके देना है, विचारों के अनुकूल देना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो शीर्षक हो उस सभी तथ्यों को समेटने वाला हो, लघु हो और कम से कम शब्दों में होना चाहिए। शीर्षक एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ऊंट के मुंह में जीरा, हाथ कंगन को आरसी किया, ये शीर्षक नहीं है। ये लोकोक्तियां हैं जिसको भाव पल्लवन के माध्यम से हम बड़ा करते हैं। शीर्षक छोटा ही होना चाहिए। आप महादेवी वर्मा की कुछ लेख पढ़ के देखिए, प्रेमचंद के कुछ लेख पढ़ के देखिए। पंच परमेश्वर, चाहे वो मटेरियल जो है 4-5 पेज में क्यों ना हो, शीर्षक हो गया पंच परमेश्वर, और वो शीर्षक शुरू से लास्ट तक वही रन करता है। हमारा भी संक्षेपण का जो शीर्षक होना चाहिए पंचिंग वाली होनी चाहिए। ऐसा शीर्षक जो
संक्षिप्त हो, कम शब्दों में हो और पूरे भाव मंडिता को बताता हो, दर्शाता हो, दिखाता हो। शीर्षक शुड बी द मिरर ऑफ द मैसेज, मिरर ऑफ द इंफॉर्मेशन, मिरर ऑफ द टॉपिक, नॉट लेसर देन दैट। तो इस तरीके से हमने संक्षेपण के ये 7 रूल पढ़े। इंग्लिश का भी जो प्रेसिज राइटिंग की जो क्लासेज हैं उसमें आप देख लीजिए, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है, ये हमारे काम आएंगे। सो आज का मोटिवेशनल थॉट, प्रेरक प्रसंग। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। हमारे में बहुत लोग वेट एंड वॉच वाले होते हैं। सो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाँ? कोशिश करने वालों से जो बच जाता है, जो रेसिजुअल होता है, इंतजार करने वालों के भाग्य में सिर्फ उतना ही मिलता है। आप कोशिश करने वाले बनेंगे या इंतजार करने वाले? क्यों? क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न करते रहिए, आज नहीं तो कल सफल होंगे, अवश्य ही सफल होंगे, अवश्यम भावी रूप से सफल होंगे। प्रयत्न करते रहना, प्रयत्न नहीं करेंगे तभी समस्या है। आपका चैनल SGKG स्टडीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ। अगर आपको किसी भी बात पे संदेह है, जटिलता है, प्रश्न उठ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। यू आर एट राइट प्लेस। कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, अलग से स्टडी चाहिए, नॉट मटेरियल, क्योंकि मटेरियल नहीं कर पाया। सो अलग से कुछ और किसी और सब्जेक्ट पर स्टडी करानी है, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।